Hello students, this is Monica Agrawal, lecturer in commerce from GGSSS Hisar. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के एजुसेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम अपना करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट 5, जो कि इस चैप्टर का एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि लास्ट पार्ट है विदाउट एडजस्टमेंट का। अब तक मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसके दो पार्ट थे, एक ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आज हम करने वाले हैं बच्चों बैलेंस शीट। अब कोई भी एक बिजनेस ओनर है, उसे ये तो पता चल गया कि उसका ग्रोस प्रॉफिट कितना है, ग्रोस लॉस कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है या फिर नेट लॉस कितना है, लेकिन अब वो ये भी तो जानना चाहता है ना कि एक पर्टिकुलर डेट पर उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अब तक आपने जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, वो एक पूरे साल का ब्यौरा था, जिसमें हमने पूरे फाइनेंशियल ईयर के हमने खर्चे लिखे, इनकम लिखी, हर चीज लिखी। लेकिन उसके साथ ही एक चीज और भी ध्यान देने वाली बात थी कि उसमें हमने सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट्स लिए थे, नाम मात्र खाते। लेकिन अब उसके अलावा भी तो हमारे लेजर और भी तो है ना। 3 तरीके के आप लोगों ने अकाउंट्स पढ़े थे, कौन कौन से? रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। तो रियल और पर्सनल तो अभी भी रह ही जाते हैं। तो रियल और पर्सनल के जो भी बैलेंसेस हैं अभी, उनके लिए कि वो क्या शो कर रहे हैं अभी, तो हम उसके लिए क्या बना रहे हैं? बैलेंस शीट बना रहे हैं। देखिए, इसको एक दो हम लोगों की डेफिनेशन करने जा रहे हैं, जिससे आप लोगों को काफी कुछ क्लियर होने वाला है। तो पहले हम करते हैं J.R. बार्टली बॉय की। उन्होंने क्या बताया कि बैलेंस शीट जो है ना, एक स्टेटमेंट है। अब देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट और अकाउंट में भी डिफरेंस होता है। वो क्या होता है, अकाउंट में आप बच्चों क्या करते हैं? टू, बाय, ये चीजें यूज करते हो ना। लेकिन जो स्टेटमेंट है उसमें ना टू यूज होगा और ना ही बाय यूज होगा। तो पहली बात, ये एक अकाउंट नहीं है। क्या चीज है? ये एक स्टेटमेंट है, प्रिपेयर्ड विद अ व्यू टू मेजर द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस, कि जो किस चीज को पता लगा रहा है? बिजनेस की एग्जैक्ट वित्तीय स्थिति को पता लगाता है। लेकिन यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है? ऑन ए सर्टेन फिक्स डेट, कि एक फिक्स डेट को, जैसे कि हमारे फाइनेंशियल ईयर जो हमारा था, हम हर उसमें कर रहे हैं अपना क्या क्या था, 1 अप्रैल टू 31 मार्च था ना। तो 31 मार्च जो हमारी नेक्स्ट ईयर की थी, ठीक है, ये जो 31 मार्च है, इस वहां पे हमने 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के सारी चीजों को लिखा। लेकिन ये जो बैलेंस शीट बनाई जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बनाई जाएगी? 31 मार्च को बन रही है। 31 मार्च की ही डेट का शो कर रही है कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। इसको एक चीज और से क्लियर होगा, अभी ए पामर की डेफिनेशन भी हम करने जा रहे हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये भी क्या बताते हैं कि बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, कि बैलेंस शीट हमारी क्या है? स्टेटमेंट है। दोनों की बात सेम है। एट ए पर्टिकुलर डेट, जैसे उन्होंने कहा कि एक फिक्स डेट पर है, ऐसे ये भी बता रहे हैं कि एक पर्टिकुलर डेट है। शोइंग ऑन वन साइड द ट्रेडर्स प्रॉपर्टी एंड पोजीशंस। वो क्या बताते हैं कि इसके 2 हिस्से होते हैं। जैसे वहां डेबिट क्रेडिट होता था ना, ऐसी स्टेटमेंट के डेबिट और क्रेडिट तो नहीं है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड है। तो 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा हमारा क्या बता रहा है कि जो व्यापारी है उसके पास क्या संपत्तियां हैं, मींस बिजनेस का, क्योंकि बिजनेस की हम बना रहे तो बिजनेस के पास क्या संपत्तियां हैं। एंड ऑन द अदर हैंड द लायबिलिटीज, कि उसके दायित्व क्या क्या है, कि हमारे पास है कितना और अभी हमें देना कितना है। ये चीजें जो हैं वो हमारी किससे पता चलती हैं? बैलेंस शीट से पता चलती हैं। तो कुछ कुछ समझ में आया आप लोगों को कि क्या क्या फर्क है? वो पूरे साल के लिए बनाए जाते हैं, ये एक पर्टिकुलर डेट पर बनता है। ये एक स्टेटमेंट है, जबकि वो क्या थे? अकाउंट थे, है ना। तो यहाँ पे टू और बाय का यूज नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर आप इसमें क्या करेंगे? 2 साइड्स इसमें दिखाई जाएंगी। एक तरफ ट्रेडर्स की प्रॉपर्टी होगी, दूसरी तरफ हमारी क्या होगी? लायबिलिटीज होगी। एक चीज और यहाँ पे साथ में आएगी इसमें, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हमारे अकाउंट जो है वो 3 तरीके के थे। कौन कौन से थे? पर्सनल अकाउंट,
रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट को आप ले जा चुके हैं, लेकिन ये पर्सनल और रियल रहते हैं, तो पर्सनल और रियल अकाउंट के जो भी बैलेंसेस हैं हमारे अभी बुक्स में, जो भी बैलेंसेस हैं उस पर्टिकुलर डेट को, तो हम वहां पे अपनी जो बैलेंस शीट है वो बनाकर हम पता लगाते हैं कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है क्या। और एक मजे की बात और भी आती है इसमें कि यहाँ पे इसमें दो चीजें आती हैं, एक एसेट्स होती हैं, एक लायबिलिटीज होती हैं, और इसका बोथ साइड्स का जो टोटल होता है ना बच्चों, वो ऑलवेज इक्वल होता है। अगर वो इक्वल नहीं आया, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके अकाउंट्स में गड़बड़ी है। तो बैलेंस शीट जो है वो फाइनल अकाउंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये एक हमारी पूरी वित्तीय स्थिति को बता रहा है एक पर्टिकुलर डेट पर कि उस डेट पर क्या क्या चीजें किस तरीके से स्टैंड कर रही हैं। तो आइए अब हम चलते हैं इसके एक परफॉर्मा की तरफ, कि जहां पे इसको आपको पता चलेगा कि कैसे इसको बनाते हैं। उसके बाद हम इसका क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। देखिए बैलेंस शीट जो बनेगी वो बनेगी ऐसे। बैलेंस शीट आप ऊपर लिखेंगे, उसमें लिखते थे फॉर द ईयर एंडिंग, यहां पर आप डालेंगे एज एट, जिस डेट को है वो डेट यहां पर मेंशन हो जाएगी। फिर उसके बाद आप इसको वही दो पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। वहां पे हम लिखते थे पर्टिकुलर अमाउंट, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट ना लिखकर यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां हमारी आती है लायबिलिटीज, देन अमाउंट, फिर एसेट्स, फिर हमारा क्या आ जाता है, अमाउंट आ जाता है। अब यहाँ पे हम इसको दो क्रम से बना सकते हैं कि एक तो होता है लिक्विडिटी क्रम से, लिक्विडिटी ऑर्डर, कि जैसे जैसे जितनी जल्दी जो चीज हमारी कैश में कन्वर्ट हो सकती है, नकद में कन्वर्ट हो सकती है, उसे हम पहले लिखते हैं। जो एसेट जितनी देरी से होगी उसको हम क्या लिखेंगे, बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं अब अपना करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स हमारी कौन कौन सी हैं, जो हम इस पर्पस के लिए खरीदते हैं कि बाद में हम उन्हें जैसे एक साल के अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स उन्हें हम सेल करके प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। हम उन्हें अपने पास ज्यादा टाइम नहीं रखते, मतलब दोबारा बेचने के लिए। जैसे स्टॉक है हमारा, है ना, फर्नीचर का काम है, तो फर्नीचर हमने बेचना है तो फर्नीचर रखोगे अपने पास, तो वो हमारा क्या है, करंट एसेट्स, क्योंकि आप उसको लंबे टाइम नहीं रखने वाले हैं। तो इसके लिए जैसे हमारे पास क्या चीजें आ जाएंगी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ठीक है, तो यहां पे कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया। इसी तरीके से हमारे पास हो गया बिल्स रिसीवेबल, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, बीआर भी बोल देते हैं। डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गया, स्टॉक को आजकल नाम है इन्वेंट्री से भी बोल देते हैं। तो स्टॉक है या इन्वेंट्री है, बात हमारी एक ही है इसमें, तो उसमें फर्क नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, है ना, ये बहुत सारी चीजें हो गई। फिर हम इसमें दिखाते हैं नॉन करंट एसेट्स को। अब नॉन करंट एसेट्स हमारी कौन सी हैं, जिन्हें हम बिजनेस में रख रहे हैं, सेल करने के पर्पज से नहीं, बिजनेस में यूज करने के पर्पज से। इन्हें हम आने वाले कई सालों तक नहीं बेचते, हम इन्हें बिजनेस में ही यूज करते हैं। जैसे कौन कौन सी है ये हमारी, ये यहाँ पे जगह ना होने के कारण बच्चों मैं इसको यहां से रिमूव कर रही हूं। ठीक है, आप इसी के नीचे इसमें मतलब लिखते चले जाएंगे, आपके पास पेज बड़ा होगा। जैसे लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई है, प्लांट, मशीनरी, है ना, फर्नीचर, ये सब हमारी क्या है, नॉन करंट एसेट्स है। इसी तरह से हमारी एक होती है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन विच वी कैन फील, लाइक जैसे कि गुडविल हो गई, पेटेंट्स हो गए,
इन्हें आप फील कर सक रहे हैं, आपको इनका बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन आप इन्हें देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, है ना। इसी तरह से एक और होती है हमारी फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं बच्चों जो कृत्रिम संपत्तियां होती हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं कि जो एक्चुअल में ना तो आप इनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही आप बिजनेस में यूज कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे खर्चे हैं जैसे कि P&L का बैलेंस, अगर कोई लॉस है वो यहाँ पे आ गया, तो ऐसे कुछ चीज है जिनको आप धीरे 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 राइट ऑफ कर रहे हैं। तो जब तक राइट ऑफ नहीं होती तो वो आप उनको अपनी एसेट साइड में दिखाते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, फिक्टिशियस एसेट्स कहलाती हैं हमारी। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी एसेट्स की बात। अब आइए चलते हैं हमारी तरफ करंट लायबिलिटीज की तरफ। अब जब वहां पे करंट एसेट्स ली थी तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, करंट लायबिलिटीज लेंगे ना। तो यहाँ करंट लायबिलिटीज में जैसे वहां पे कैश इन हैंड था, तो यहाँ पे आप क्या लोगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा क्या है कि जो हमने, जैसे बैंक में से आप क्या कर सकते हो, जितना पैसा बैंक में है उतना ही निकलवा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं निकलवा सकते आप। लेकिन यहाँ पे कई बार बैंक की अगर आपके सामने गुडविल अच्छी है तो बैंक आपको फैसिलिटी दे देता है कि कोई बात नहीं, आप इस लिमिट तक अगर आपके पास पैसा नहीं भी है ना, तो भी आप बैंक से पैसा ले सकते हो और बाद में उस पर आपको ब्याज देना होगा। तो वो हमारा क्या कहलाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। वहां बिल्स रिसीवेबल होते हैं, ये क्या होते हैं, बिल्स पेबल। वहां डेटर्स होते हैं, यहाँ क्रेडिटर्स होते हैं। ठीक है, कोई भी अगर शॉर्ट टर्म लोन है वो भी यहां आ जाएगा। यहां इसी तरीके से आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो वो आपकी आ जाती है यहाँ शॉर्ट टर्म। लोन अगर आपके कोई है तो वो आपके आ जाते हैं। इसी तरीके से कोई अगर आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, जिसे वहां प्रीपेड आए थे ना, यहाँ आउटस्टैंडिंग है, वो आ जाते हैं। फिर आपकी आती है नॉन करंट लायबिलिटीज, जिन्हें आपने एक साल से ज्यादा में पे करना है, दैट इज नॉन करंट। इन्हें आपने एक साल के अंदर अंदर पे करना था, लेकिन नॉन करंट को आपने कितने में पे करना है, एक साल से ज्यादा में पे करना है। जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है, अगर आपने लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह जो ले रखे हैं उन्हीं को आपने एक साल से ज्यादा में पे करना होता है। उसके बाद आपकी यहां पर आती है कैपिटल। लेकिन कैपिटल में अब आप जैसे देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में निकाला था नेट प्रॉफिट, ऐड कर दीजिए। कोई ड्राइंग्स है तो वो माइनस कर दीजिए, क्यों, क्योंकि वो बिजनेसमैन का पर्सनल खर्चा है, बिजनेस का तो नहीं है ना, बिजनेसमैन का पर्सनल खर्चा है, तो इसलिए आप उसे क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। लेस कोई इनकम टैक्स है, लेस कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, क्योंकि ये सारे बिजनेसमैन के हैं, बिजनेस के नहीं है। कौन सी अप्रोच पर काम करता है, ये काम करता है गोइंग, नो, ये आपका काम कर रहा है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता था हमारा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए जो हमारे पास उनका जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, इनकम टैक्स है, ड्रॉइंग्स है, ये उसका पर्सनल खर्चा है, उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। तो ये हम लास्ट में लिखते हैं। उसके बाद आप इनका टोटल करेंगे और ये टोटल अगर आपका बराबर आ जाता है तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन सही किया है, आपके अकाउंट सही मेंटेन हुए हैं। लेकिन अगर आपका ये टोटल जो है वो सही नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं जो गलती कर दी है, तो आपके अकाउंट्स में कहीं ना कहीं वो एरर है और आपको उसे दोबारा से चेकआउट करके दूर करना होगा। ठीक है, आइए अब चलते हैं हम इसके फुल फ्लेज क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपके सामने आपके पास स्क्रीन पर है। फ्रॉम द फॉलोइंग balances prepare final accounts as at 31st March 2017। आपको 31 मार्च 2017 के जो बैलेंसेस दिए गए हैं आपको उनसे फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। ओपनिंग स्टॉक है आपके पास, परचेजेस है, सेल्स है, रिटर्न्स है। अब यहां पर देखिए रिटर्न्स जो हैं
उसके आगे आपको लिखा है डेबिट क्रेडिट। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये परचेज रिटर्न है या फिर ये सेल्स रिटर्न है ना? तो यहाँ पे डेबिट का मतलब जब सेल्स आपकी किधर आती है, क्रेडिट में आती है, तो रिटर्न क्या है, डेबिट में उल्टा होता है। तो इसका मतलब जो रिटर्न डेबिट है दैट इज सेल्स रिटर्न है। इसी तरह से जो रिटर्न परचेज इधर आती है तो क्रेडिट में अगर उसकी रिटर्न है तो वो परचेज रिटर्न हो जाएगी। फैक्ट्री रेंट है, कॉयल गैस एंड पावर है, वेजेस एंड सैलरीज है, डिस्काउंट डेबिट। डेबिट मीन्स कि एक्सपेंसेस है, कमीशन क्रेडिट है तो इट मीन्स वो क्या है, हमारी इनकम है। बैड डेट्स रिकवर्ड, ये भी इनकम है। रेंट रिसीव्ड, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, कैरेज, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, sundry debtors, sundry creditors, depreciation, charity, cash balance, bank charges, establishment expenses, plant, leasehold building, goodwill, patents, trademark, loan, credit, interest on loan, ये सब चीजें आपको दी गई हैं। And the value of the closing stock on 31st March 2017 was rupees 25,400, 25,400 रुपए का आपको स्टॉक भी दिया गया है। तो आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, तो जगह की कमी है हमारे पास, तो हम 1 बाय 1 इसको बनाकर चलेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना क्या है, वही आपको लिखना है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। कब बना रहे हैं आप इनको? आप इनको बना रहे हैं मार्च 31st 2017 को, ठीक है? तो आप इनके वही कॉलम्स बना लीजिए और फिर आप इनको यहां पर कोई भी करते हुए आपने पूरा फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट के भी इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, आपके मार्क्स पे अफेक्ट करते हैं ये चीजें। पहले हमेशा ट्रेडिंग बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, तब भी आपकी बैलेंस शीट बनेगी, वरना नहीं बनेगी। सबसे पहले आपको यहां पर क्या चीज लेनी है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितने का दिया गया है, 15,310 का। फिर आपके पास दी गई है परचेजेस। परचेजेस देखो बच्चों यहां पे कितने की दी गई है आपको, परचेजेस दी गई है आपको 82,400 लेस रिटर्न। रिटर्न कौन सी लेनी है आपको, यहाँ पे क्रेडिट वाली रिटर्न लेनी है, और क्रेडिट वाली रिटर्न है 2400 रुपए की। तो ये आपके पास बच गया 80,000 का। यहां पे अब आपके पास क्या चीज आ जाएगी, सेल्स आ जाएंगी 2,56,000 की, लेस रिटर्न्स। अब रिटर्न यहां पर कितनी है, यहां है रिटर्न 4,000 की। मैंने बताया था अगर यहां माइनस कर रहे हैं तो उसके नीचे एक लाइन लगानी बहुत जरूरी है। अब उसके अलावा यहाँ पे एक चीज और कौन सी आती है, क्लोजिंग स्टॉक। इधर वाली साइड पे पूरी हो जाती है हमारी, तो उसको तो आप सबसे पहले ही लिख सकते हैं, ठीक है ना, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा यहाँ पे कोई और आइटम होती ही नहीं है। 25,400। अब देखिए कि अब हम 1 बाय 1 यहां से चलते चले जाएंगे। क्या क्या चीजें हैं अब हमारे पास, फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री से रिलेटेड अब हमें सारी चीजें लेनी है। यहाँ पे फैक्ट्री रेंट बच्चों कितने का दिया गया है क्वेश्चन में, 18,000 का। और देखिए क्या चीज है, फिर आता है कॉयल गैस एंड पावर। अब
कॉयल गैस एंड पावर, ये भी फैक्ट्री से रिलेटेड ही है ना, 17,500 का। फिर आप क्या दिखाएंगे इसमें, वेजेस एंड सैलरी, सैलरी एंड वेजेस होता तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता, ये क्या है हमारा, वेजेस एंड सैलरी है, तो ये हमारा कहाँ आएगा, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा, 36,600 का। ठीक है, डिस्काउंट है, कमीशन, बैड डेट, बैटर्स रिकवर, रेंट रिसीव, ये सब कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर आता है प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, उत्पादक, क्योंकि फैक्ट्री में तो प्रोडक्शन ही होगा ना, तो यहाँ प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस भी हम यही ले लेंगे अपने। तो प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस बच्चों यहाँ पे आपको कितने के दे रखे हैं, 2600 रुपए के, वो भी आप ले लीजिए। फिर आपके पास अनप्रोडक्टिव है, वो आपके कहाँ चले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएंगे। फिर आपके पास आ जाएगा कैरेज। अब कैरेज के आगे कुछ नहीं दे रखा कि वो सेल से रिलेटेड है या परचेज से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारा किससे रिलेटेड है, परचेज से रिलेटेड है, तो हम इसको यहीं पर ले रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए कि वहां पे कोई आइटम आपको ऐसी दे रखी है, नहीं, कुछ भी नहीं है जो कि इससे रिलेटेड है, तो अब हम अपना यहाँ पे प्रॉफिट एंड ये निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हम निकाल देंगे इसको, 2,77,400 मैंने आपको बताया था, सेम सीध में ही आपको यहां पर भी लेना होगा 90, यहां पे लेकिन उससे पहले लिखिए ग्रोस प्रॉफिट CD। ठीक है, 9 और 1 10, 3 और 1 4, 5 और 4 9 और 6 15 और 6 21 और 7 28, 28 और 6 34, 3 5 और 3 8 और 8 16 और 7 23 और 6 29 30 31 और 8 39, 39 और 8 47, 4 4 और 1 5, 8 और 5 13 14 15 और 3 18, 18 और 9 27 का 7 से लगे 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, ग्रोस प्रॉफिट बच्चों अब हमारे पास कितना आ गया है, 98,690 रुपए। अब देखिए ये आपके पास 98,690 रुपए आ गया। अब हमारा इसी के नीचे अगला पार्ट शुरू होना है, यहाँ ग्रोस प्रॉफिट CD था, तो यहाँ पे अब हमारा क्या आएगा, बाई ग्रोस प्रॉफिट BD कितने का है, 98,690। मींस एक पार्ट हमारा खत्म हो गया, सेकंड पार्ट हमारा चल रहा है। जगह नहीं है तो मैं वहां से इसको साफ कर रही हूं और इसी चीज को मैं बैलेंस को फिर ऊपर उठा लेती हूँ। ट्रेडिंग हमारा बन चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ हम चल रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या क्या चीजें करेंगे, वापस हम अपने सम की तरफ चलते हैं। सम में देखते हैं कि क्या क्या चीज हम ले चुके हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, रिटर्न्स, ये सब हम ले चुके हैं। फैक्ट्री रेंट, कॉयल गैस एंड पावर सब ले चुके हैं। वेजेस एंड सैलरीज भी ले चुके हैं, लेकिन डिस्काउंट नहीं लिया तो डेबिट है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, टू डिस्काउंट, है ना, डेबिट है ना। डिस्काउंट कितने का है, 7500 का। फिर आपको दे रखी है बाय कमीशन, क्रेडिट है तो इसलिए क्रेडिट में आ जाएगी हमारी, क्या है ये किस्म से फिर इनकम है, तो इसे हम क्रेडिट में दिखा देंगे 1200 रुपए की। अब आपके पास आते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं, जिन लोगों ने हमसे माल उधार लिया लेकिन हमें पैसा नहीं दिया, पैसा डूब गया है, तो वो हमारे बैड डेट्स हैं। खर्चा हो गया बिजनेस का,
तो उसको भी आप कहाँ दिखा दोगे, डेबिट में दिखा दोगे। ये आ जाएगा 5,850 रुपए। ठीक है, अब आता है बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड जिनकी हमें मिलने की उम्मीद नहीं थी लेकिन हमें मिल गए हैं, तो वो हमारी इनकम हो गई ना, तो उसको हम इनकम साइड में दिखा देंगे अपना। ठीक है, फिर हमें आता है रेंट रिसीट, इनकम हुई ये भी। कितने का रेंट रिसीव हुआ है अब हमें, 4,800 का। फिर है प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस को हम यहां पर ले लेंगे। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस आपको कितने के दिखा रखे हैं बच्चों, 5,000 के। ठीक है, कैरेज आप ले चुके हैं। देखिए कैपिटल जो है वो कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट में। ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट में, सन्ड्री डेटर्स क्रेडिटर्स सब बैलेंस शीट में जाएगा। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपका खर्चा है वो आपका यहीं आ जाएगा। क्या चीज है, जब किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को आप टाइम एंड अगेन यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू में जो कमी हो जाती है दैट इज डेप्रिसिएशन। इसी तरह से जो चैरिटी है, चैरिटी भी बिजनेस के लिए खर्चा होता है, उसे भी आप यहीं पे शो करेंगे। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये सब आपके कहां जाएंगे, बैलेंस शीट में चले जाएंगे। बैंक चार्जेस, $180 का। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, कितने के हैं, 3,600 के, है ना। प्लांट, लीज होल्ड बिल्डिंग, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सब कहां जाने वाला है, बैलेंस शीट में। लोन भी कहां जाने वाला है, बैलेंस शीट में। अब आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो अब हमने लोन ले रखा है तो इसका मतलब हमने इंटरेस्ट दिया होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे खर्चा हो जाएगा। कितने का है, 3,000 का। तो देखा आपने, सारी की सारी आइटम्स हमने ले ली, हमें पता भी चल गया बैलेंस शीट में कौन सी आएगी, है ना। सारे खर्चे हमारे यहाँ पे आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसका बस टोटल निकाल लीजिए। यहाँ पे ये आ जाएगा 90, 6 और 2 8 और 8 16, 8 और 1 9, 10, 11 12 और 4 16, 9 और 1 10, 1,06,690 रुपए टोटल आया हमारा। अब इधर का हम और करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट सीडी। अब नेट प्रॉफिट सीडी में देखते चलते हैं, 5 8 और 5 13, 13 और 6 19, 1 5 और 1 6, 8 और 6 14, 15 16 और 5 21, 22, 22 और 6 28, 28 और 8 36 का 6 3, 7 और 3 10 और 5 15 और 5 20, 4 24, 3 27 और 3 30 और 6 36, 3, तो यहाँ आ गया 7 और 3 10। तो आपके पास नेट प्रॉफिट बच्चों कितने का आ गया, 76,860। आप इसको दोबारा टोटल भी कर सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 1,06,690 रुपए। अब हमें जो ये 76,860 है, इसको हमने कहाँ लेकर जाना है, बैलेंस शीट में लेकर जाना है। तो यहाँ पे अब हम अपना नेट प्रॉफिट का अमाउंट लिख लेते हैं एक तरफ, 76,860 रुपए। ठीक है, चलिए अब हम अपना लास्ट क्या बनाने वाले हैं, बैलेंस शीट। अब ये एक पर्टिकुलर डेट को बनेगी, मार्च 31 2017 को।
यहां आपकी क्या आ जाएंगी, लायबिलिटीज। दूसरी तरफ आपकी क्या आ जाएंगी, एसेट्स। यहां आपके आ जाएंगे अमाउंट, यहां भी आपके पास क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। अब आपने शुरू कहां से करनी है, ये ऊपर से फिर से हम एक बार से देख लेते हैं। स्टॉक परचेजेस, सेल्स, रिटर्न्स, फैक्ट्री रेंट, कॉल गैस एंड पावर, वेजेस, सैलरी, डिस्काउंट, कमीशन, बैड डेट्स रिकवर, रेंट रिसीव, प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, कैरेज। एक तरफ की सारी चीजें हम ले चुके हैं, कुछ नहीं करना हमें। दूसरी तरफ आती है बच्चों कैपिटल। कैपिटल के लिए अभी हमें यहाँ पे अलग से दिखाना पड़ेगा क्योंकि कैपिटल सबसे एंड में आती है, लेकिन आप यहाँ पे लिखना शुरू कर सकते हैं। कैपिटल आपके पास कितने की है, 2,50,000 की है। आप इसमें ऐड क्या कर दोगे, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है, जो भी हमारा यहाँ पे आया था 76,860 रुपए, है ना। तो 76,860 आप इसमें देखिए, 860, 6, 7 और 5 12, 3,26,860 रुपए आपका यहाँ पे आ गया। फिर ड्राइंग्स है आपकी, लेस कर दीजिए, लेस ड्राइंग्स 48,000 की हैं, उनको आप लेस करेंगे तो 16 में से 8 गए 8, 11 में से 4 गए 7, 2,78,860 आ गया। अब सन्ड्री डेटर्स हैं आपके पास, क्रेडिटर्स हैं। सन्ड्री डेटर्स आपके कहाँ आएंगे, इस तरफ आ जाएंगे। कितने के हैं, 57,000 की। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके पास कितने के हैं बच्चों, यहाँ पे 14,000 के, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन आप वो हर कर लेंगे। चैरिटी आप दिखा चुके हैं। कैश बैलेंस, कैश कितने का है आपके पास, 4,460 रुपए का है। लेकिन आपके पास बैंक बैलेंस भी है। बैंक बैलेंस कितने का है आपके पास, बैंक बैलेंस है आपके पास 4,000 का, ये भी हमें दिखाना होगा। फिर बैंक चार्जेस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ये सब आप ले चुके हैं। प्लांट आप दिखाएंगे यहां पर, कितने का है, 42,000 का। फिर आपके पास है लीज होल्ड बिल्डिंग। अब ये जो बिल्डिंग है हमारे पास, अब आपने क्या करना है, इस बिल्डिंग को दिखाना है। बिल्डिंग आपके पास कितने की है, 1.5 लाख रुपए की, ठीक है। क्वेश्चन में आप साथ साथ देखते चलिए। गुडविल है आपके पास 20,000 रुपए की। फिर आपके पास क्या चीज आ जाती है, पेटेंट्स। पेटेंट्स भी हमारी क्या चीज है, एसेट्स होती है, इंटेंजिबल एसेट होती है ये हमारी। ट्रेडमार्क्स, ये भी हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, 5,000 के हैं, राइट। लोन, $25,000 का है, ठीक है। इंटरेस्ट और लोन आप ऑलरेडी शो कर चुके हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आया वो बाहर आप कर दीजिए 2,78,860 का। और एक आइटम आप भूल गए हैं, कौन सी वाला, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि नीचे दिया गया होता है तो इसलिए हमेशा ये एक बार ट्रेडिंग अकाउंट में आता है और एक बार कहाँ आता है, बैलेंस शीट में भी आता है ये। तो इसको भी आपको यहाँ दिखाना है, ये है 25,400 रुपए का। अब देखिए, अब हम इसका टोटल करेंगे। अगर तो हमारा टोटल आ गया दोनों तरफ का बराबर तो हमारा क्वेश्चन है सही, वरना कहीं ना कहीं हमने गलती कर दी है। चलिए देखते हैं। 860, 5 और 4 9 और 8 17, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 7 4 11, 3,17,860 हमारा यहाँ का आया है। आइए इधर का चलते हैं। 60, 4 और 4 8, 860, 4 और 4 8 7 15, 16 17, 17 और 5 22 और 5
27 का 7 इनसे लगे 2, 5 और 2 7, 4 11 और 5 16, 17 18 19 20 21, 2 और 1 3। देखिए 3,17,860 इधर का है, 3,17,860 ही हमारा उस तरफ का है। तो इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन हमने किया है वो बिल्कुल सही है। हमने जो अकाउंट मेंटेन किए हैं वो बिल्कुल हमारे सही हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इस तरीके से हम अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन हाँ, आपको और भी अच्छे से तभी आएगा जब आप इस वीडियो को देखें, समझें और उसे कॉपी पर अपने आप करें। एक बार देखिए, समझिए, फिर आप कॉपी पर अपने आप करिए। क्रैमिंग मत करिएगा। जितनी प्रैक्टिस आप अकाउंट्स की लिख लिख कर करेंगे उतनी ही चीज आपको अच्छे से यहाँ पे आएगी। तो इसलिए इसको बार बार करना ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। दैट्स ऑल।